हरिद्वार में गंगा नदी के अंदर रेल की पटरियां मिली है। इन पटरियों के मिलने के पीछे इतिहासकार अपने अपने हिसाब से तथ्य दे रहे हैं। अधिकांश लोग इसे लॉर्ड डलहौजी की देन बता रहे हैं, जबकि इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसका श्रेय जॉर्ज ऑकलैंड को जाता है। जॉर्ज ऑकलैंड का कार्यकाल में ही इस प्रोजेक्ट को अमली जामा देने पर चर्चा हुई थी। पेश है इसका इतिहास। आखिर गंगा की तलहटी में मिलने वाली रेल की पटरियों के पीछे क्या इतिहास है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। उत्तर भारत के लिए गंगा और यमुना, ये दो नदियां जीवनदायिनी हैं। साल 1837 की बात है। उस साल उत्तर भारत में मानसून समय से नहीं आया, जिसके चलते दोनों नदियों में पानी कम हो गया। ऐसा सूखा पड़ा कि 8 लाख जानों को लील गया। लोग घर-बार छोड़कर जाने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासनकाल में पहली बार ऐसा अकाल देखा। लोगों ने अपनी जमीनें छोड़ दी, जिसके चलते ब्रिटिश हुकूमत को लगभग 1 करोड़ भू राजस्व का नुकसान हुआ। जॉर्ज ऑकलैंड तब भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उन्होंने अपने महत्व को इस समस्या का हल ढूंढने का निर्देश दिया। एक तरीका था जिस पर सालों से विचार चल रहा था, गंगा पर नहर का निर्माण करना, ताकि कृत्रिम तरीके से पूरे उत्तर भारत में पानी पहुंचाया जा सके। एक ब्रिटिश इंजीनियर प्रोबी थॉमस कॉटली को इस काम के लिए सर्वे का जिम्मा मिला। 1839 में कॉटली ने हरिद्वार से सर्वे की शुरुआत की। 6 महीनों तक जंगली रास्तों से चलते हुए गंगा के किनारे सर्वे का काम पूरा किया, जिसके अंत में उन्होंने हरिद्वार से कानपुर तक एक 500 किलोमीटर लंबे कैनाल का प्रस्ताव पेश किया। शुरुआत में कॉटली के प्लान को हाथों हाथ लेते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने उन्हें फंड भी जारी कर दिए। हरिद्वार में कनखल से कॉटली ने खुदाई की शुरुआत की, लेकिन फिर लॉर्ड एलनबरो नए गवर्नर जनरल बने और उन्होंने ये कहते हुए काम रोक दिया कि ये पैसे की बर्बादी है। बहुत कोशिशों के बाद वो कॉटली को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष देने को तैयार हुए। हालांकि उस समय के हिसाब से ये रकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इससे कहीं ज्यादा पैसे चाहिए थे। फिर 1844 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने एक आइडिया दिया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस नहर के जरिए न केवल सिंचाई का काम होगा, बल्कि सामान लाने ले जाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इस प्रस्ताव का मतलब था, गंगा कैनाल प्रोजेक्ट अब सिर्फ खर्च ही नहीं, कमाई का प्रोजेक्ट भी बन गया था। थॉमसन ने प्रोजेक्ट की राशि 1 लाख रुपए बढ़ा दी। इस तरह कॉटली का बजट तो बढ़ गया, लेकिन उनके लिए चुनौतियां भी बढ़ गई, क्योंकि एक सिंचाई वाली नहर और नाव चलाने वाली नहर में काफी अंतर होता है। नाव चलाने के लिए आपको ढलान और बहाव को जगह-जगह पर नियंत्रण करना होता है। कॉटली ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने काम में लग गए। उन्होंने आसपास के खानाबदोश लोगों को इस काम के लिए तैयार किया और खुदाई का काम शुरू हो गया। इस बीच 1845 में कॉटली की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें इंग्लैंड लौटना पड़ा। इंग्लैंड में रहते हुए कॉटली ने ब्रिटेन और इटली में इस्तेमाल लाई गई नई तकनीकों को सीखा और नई ऊर्जा के साथ भारत लौटे। उस दौरान हेनरी हार्डिंग नए गवर्नर जनरल बन चुके थे। हार्डिन ने और अधिक सर्वे कराए, खुद प्रोजेक्ट का दौरा किया और अंत में इसके लिए 20 लाख रुपए सालाना की मंजूरी दे दी। हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी ने भी इस प्रोजेक्ट का पूरा समर्थन किया और बजट को मंजूरी देते रहे। इस तरह कॉटली के लिए आर्थिक समस्याएं तो दूर हो गई, लेकिन अभी बड़ी समस्या बाकी थी। सोलानी एक्वाडक्ट और गंगा नहर का डिजाइन प्लान नहर में पानी देने के लिए एक बैराज बनाए जाने की जरूरत थी, और ये बैराज बनना था हरिद्वार में हर की पैड़ी के नजदीक भीमगोड़ा नाम की जगह पर। इस स्थान पर मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने अपना पैर मारा था, जिससे चट्टान में पानी फूट निकला था। कॉटली यहीं पर एक बैराज बनाना चाहते थे, ताकि पानी को इकट्ठा कर नियंत्रित तरीके से नहर में भेजा जा सके। लेकिन हरिद्वार के पंडे पुजारियों ने इस काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। हर की पैड़ी,
जैसा कि आप जानते होंगे, हिंदू धर्म की आस्था में बड़ा स्थान रखता है। यही वो जगह है जहां कुंभ के दौरान लाखों लोग स्नान के लिए आते हैं, तब भी आते थे। ऐसे में पंडों का कहना था कि देवी गंगा पर बांध बनाना बहुत बड़ा अपशकुन होगा। कौटली उनसे भिड़े नहीं, बल्कि आज से 150 साल पहले उस अंग्रेज ने जिस सलीके से धार्मिक भावनाओं को संभालते हुए अपना काम किया, उसकी नज़ीर मिलना दुर्लभ है। कौटली ने प्रस्ताव दिया कि वो बांध में एक गैप छोड़ देंगे जिससे गंगा निर्बाध रूप से हर की पैड़ी तक बह सकेगी। इतना ही नहीं, पंडों को खुश करने के लिए उन्होंने हर की पैड़ी पर नए घाट बनाने की पेशकश की। और जब भीमगोड़ा में बैराज बनाने की शुरुआत हुई, कौटली ने गणेश पूजा करवाकर इस काम की शुरुआत की। अब नहर बनाने में आ रही सामाजिक चुनौतियों का भी समाधान हो चुका था। अब बारी थी इंजीनियरिंग की दिक्कतों की। हरिद्वार से रुड़की तक नहर का काम बिना ज्यादा रुकावटों के हो गया, लेकिन रुड़की में सोलानी नदी रास्ते में पड़ती थी, जिसका बहाव बार बार नहर को काट डालता था। इसके लिए कौटली ने एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने सोलानी के ऊपर लगभग आधे किलोमीटर तक एक्वाडक्ट का निर्माण करवाया, यानी इस आधे किलोमीटर में आपको नदी के ऊपर बहती हुई मिलेगी। इंजीनियरिंग का ये अद्भुत नमूना बनाने के लिए 2 साल का वक्त लगा, और इस काम को पूरा करने के लिए विशेष रूप से रुड़की में एक शिक्षा संस्थान की शुरुआत हुई, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो आगे चलकर देश का 7वां IIT बना। इस कॉलेज में ट्रेन हुए पहले ब्रिटिश अफसर्स ने नहर के निर्माण में योगदान दिया। सोलानी में बना एक्वाडक्ट भारत का पहला एक्वाडक्ट था। इस एक्वाडक्ट के चलते भारत को अपना पहला स्टीम इंजन भी हासिल हुआ। दरअसल प्रोबी थॉमस कौटली ने ईटेन बनाने के लिए जिन भट्टों का निर्माण करवाया था, उनमें एक खास प्रकार की मिट्टी लगती थी। ये मिट्टी रुड़की के पास एक जगह पीरान कलियर से लाई जाती थी। शुरुआत में मजदूर मिट्टी की ढुलाई करते थे, जिसके चलते काम धीमा चल रहा था। 1851 में कौटली ने तय किया कि इस काम के लिए एक रेल पटरी बिछाई जाएगी। इस तरह 22 दिसंबर 1851 को पीरान कलियर से रुड़की तक भारत की पहली मालवाहक रेल चलाई गई। पहली पैसेंजर ट्रेन इसके 2 साल बाद यानी 1853 में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। कौटली के प्रयासों के चलते साल 1854 में ये नहर बनकर तैयार हुई। 8 अप्रैल 1854 को इसे पहली बार खोला गया। तब इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर थी। वहीं इससे 492 किलोमीटर की ब्रांचेज और 4800 किलोमीटर की छोटी नहरें निकाली गई थी, जिनसे 5000 गांवों तक पानी पहुंचाया गया। जब हरिद्वार बाईपास बना और भीमगौड़ा बैराज का स्वरूप बदला, तो इनका प्रयोग बंद हो गया और ये पटरियां क्षतिग्रस्त हो गईं और गंगा में समा गईं।